पूजा और भोगदान सब विधिवत रूप से संपन्न हुआ। सब आज काफ़ी खुश थे। सारे परिवार की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सारा परिवार सब खत्म कर घर वापस आ गए और खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने को। अन्या भी अपने बाकी काम निपटाने में लगी थी। वहीं रेहान अपने कमरे में घूम सा अपनी खिड़की पर खड़ा होकर दूर तक फैले अंधेरे को देख रहा था। वो घर आते ही चुपचाप अपने कमरे में आ गया था। सबको लगा कि रेहान थका हुआ होगा, इसीलिए किसी ने इस बात पर माइंड नहीं किया। लेकिन रेहान की चुप्पी कोई आम नहीं थी। कुछ था जो उसके मन में चल उसे अंदर से परेशान कर रहा था। वो आज खुश तो बहुत था, लेकिन एक सवाल का दर्द अब भी उसे अपने अंदर खाए सा रहा था। वो इसी तरह अपने ही ख्यालों में गुम होता है कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है, जिससे रेहान अपनी आंखों में नमी को पोंछ तुरंत नॉर्मल बन पीछे पलटा तो सामने रुद्र खड़ा था। उसकी नज़रों से रेहान की नमी छुप नहीं पाती। वो फिक्र से रेहान के गालों पर हाथ रख कुछ नरमी से कहता है, रेहान क्या हुआ, तुम रो रहे हो? रेहान रुद्र की बात सुन जल्दी से उसे नज़रें चुराते हुए एक मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो रोऊंगा। रुद्र अपने दोनों हाथों से रेहान के गालों को थाम उसकी नज़रें अपनी तरफ कर बेचैनी से फिक्र लिए एक गहरी आवाज़ में कहता है, रेहान। रुद्र के मुंह से अपने नाम पुकारने पर रेहान की नज़रें खुद ब खुद रुद्र की नज़रों से मिल जाती हैं, जिसे देख रुद्र आगे कहता है, क्या बात है, अब बताओ मुझे। आज तो तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिल, फिर भी आंखों में ऐसे नमी क्यों? तुम तो हर वक्त यही चाहते थे, तो फिर क्या बात है जो हो गई? रेहान रुद्र के ऐसे कहने पर जैसे खुद के अंदर जज्बात जिससे उसने काबू किए थे उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात पर वो इतना ही कहता है कि अब रुद्र कुछ कड़क आवाज़ में कहता है, रेहान मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारी हर चाहत, हर खुशी, हर परेशानी, हर दुख तुमसे पहले मुझे खबर होता है, इसीलिए झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। रुद्र के ऐसे कहने पर रेहान भावुक हुए उसके सीने से लग जाता है। रुद्र भी खामोशी से उसके सिर को सहलाकर उसके मन को शांत होने का इशारा करता है। कुछ पल में रेहान रुद्र से अलग हुए उसका हाथ थाम कहता है, जानता हूँ भाई, आपकी मेरी ये सोचना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और अब तो डैड ने भी मुझे माफ़ कर दिया, सारी वजह ही मिटा दी। लेकिन भाई, ये दर्द, ये तकलीफ़ मेरे दिल से जा ही नहीं रहा कि अगर मैं नहीं होता तो माँ जिंदा होती, शायद आपके पास माँ होती और डैड के पास उनकी पत्नी। लेकिन देखो ना भाई, एक सिर्फ मेरी वजह से आपसे, डैड से, दादाजी से, सबसे वो रिश्ता छूट गया जिसके बिना हम सब अधूरे से हो गए थे। और अगर मैं, रेहान इतना ही कहता है कि रुद्र उसकी बात काट उसे गाल पर हाथ रख समझाते हुए हक की डांट भरे लहजे में कहता है, सी रेहान, अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना आज के बाद कि माँ के छोड़ जाने की वजह तुम थे। और दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसे जाना होता है वो किसी न किसी वजह से हमें छोड़ चला जाता है। फिर रुद्र उसके बाल बिखेरते हुए कहता है, और आज मैंने ऐसे रोंदे रेहान को देखा तो सच में तुम्हें ऑफिस लेकर चला जाऊंगा। फिर उसके माथे पर चपत लगाते हुए कहता है, वहाँ कुछ काम करोगे तो ये फालतू बातें तुम्हें भूसे जैसे दिमाग में नहीं जाएगी। रुद्र की बात सुन रेहान का तो मुंह ही बन गया। वो चिढ़ते हुए कहता है, क्या भाई, आप भी बचपन में हॉस्टल भेजने की धमकी और बड़े होकर ऑफिस की धमकी, आप सच में एक नंबर के स्टूबर्न भाई हो। रुद्र के मुंह से स्टूबर्न सुन कहता है, स्टूबर्न तो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ पता चलेगा बॉस स्टूबर्न है या भाई। रेहान का ये सुन डर से चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो कुछ कहता उससे पहले रेहान के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती हुई अन्या की आवाज़ आती है। रेहान, अपनी भाभी की आवाज़ सुन रेहान मुस्कुराते हुए अन्या को देख रुद्र को पूरी तरह इग्नोर कर अपनी भाभी के पास जाते हुए कहता है, अरे भाभी, आप इस वक्त कुछ काम था? फिर खुद में कुछ सोच शरारत से कहता है, ओहो, अब समझा, आप भाई को ढूंढ रही होगी, उनके बिना आपको नींद कहाँ आने वाली है। रुद्र को
देख अपनी एक आंख शरारत से विंग करते हुए कहता है, क्यों भाई? रेहान कैसे कहने पर अन्य की नज़रें खुद ब खुद रुद्र पर चली जाती हैं, जो रेहान को बुरी तरह घूर रहा था। रेहान जल्दी से डर से अपनी भतीसी दिखाते हुए अन्य के पास जैसे सेफ्टी के लिए छुप सा जाता है। अन्य उन दोनों की हरकत देख मुस्कुरा उठी। वो रेहान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड पर बैठते हुए कहती है, नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। रेहान अन्य के बोलने पर कंफ्यूज सा उसे देखता है तो अन्य मुस्कुराकर खाने की प्लेट आगे कर उससे में से कवर हटाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती हैं, तुमने खाना नहीं खाया था तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो शुरू करो। अन्य के ये बोलने पर रेहान नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाभी, आज मन नहीं है खाने का, भूख भी नहीं है, आप रहने दो ना। इतना बोल रेहान अपने सामने से जैसे ही प्लेट हटाता है कि अन्या प्लेट अपने हाथ में ले हक से उसे डांटते हुए कहती हैं, अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, रात को भूखे पेट नहीं सोते रेहान, थोड़ा सा ही सही पर खा लो। इतना बोल अन्या अपने हाथों से निवाला लिए उसके मुंह की तरफ बढ़ती हैं। रेहान नामे सिर हिलाने को होता है कि अन्या कुछ सोच हाथ कुछ हवा में उठाते हुए बच्चों जैसी उसे बहलाने की कोशिश करते हुए हवा में एरोप्लेन की तरह उड़ते हुए उसके हाथ की तरफ लैंडिंग करते हुए कहती हैं, ओई ओई आ करो करो करो, आ देखो प्लेन लैंड हो रहा है। अन्य की यह हरकत देख रेहान की हंसी छूट जाती है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुल जाता है और अन्या उसके मुंह में निवाला डाल कहती हैं, गुड बॉय। रेहान निवाला खा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या भाभी, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे ऐसे खिला रही हैं। अन्या उसे दूसरा निवाला खिलाते हुए कहती हैं, अरे बच्चे नहीं हो तो भी उससे कम भी तो नहीं हो। अन्या और रेहान मुस्कुरा देते हैं। वहीं कमरे में अब भी खामोश खड़ा रुद्र यह सब देख आज मन ही मन मुस्कुरा रहा था और साथ ही काफ़ी प्यार से अन्या को देख रहा था। आज उसके मन में कोई जलन नहीं, बस प्यार था, सिर्फ अन्या के लिए। उसकी वो प्यारी मुस्कान जो रुद्र के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वो एक टक बिना पलक झपकाए अन्या को देख रहा था। उसके मन में बस यही था कि वो कैसे भी कर लेती हैं इतना कुछ उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। क्या सच में किसी भी ऐसी ममता हो सकती हैं? क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियां उसने देखी हैं वो तो हर पल उसके पैसे और पावर के लिए उसके पास भटकती थी। निस्वार्थ मोहब्बत तो किसी के लफ्ज़ों में क्या आँखों में भी नहीं दिखता था। अगर अन्या उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो क्या उसकी ज़िंदगी ऐसी फ़िक्र रंगीन होती? क्या वो लोग इस तरह छोटी छोटी खुशी के पल जी पाते? क्या होता अगर उसने अन्या को पाने से पहले ही खो दिया होता? ये सारे ख्याल रुद्र के अंदर हलचल पैदा कर रहा था। वो कुछ सोचते हुए कमरे से निकल जाता है। अन्या भी कुछ पल में रेहान को खिलाकर बाकी काम जल्दी से निपटाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वो सच आज काफ़ी थक गई थी। इतनी भागदौड़ के बाद सब अकेले हैंडल करना आसान नहीं था। उसके कमर में आज दर्द सा उठ रहा था। वो कमर के सामने आते ही जैसे ही दरवाज़ा खोल अंदर जाती है कि कोई झटके से उसकी कमर को थाम अपने तरफ खींचता है और झट से अपने सीने से लगा लेता है। अन्या को एक पल को घबराहट सी होती है ऐसे अचानक की हरकत से, लेकिन जब उसे कुछ जानी पहचानी खुशबू के एहसास होते हैं तो वो कुछ रिलैक्स होती हैं। रुद्र कसकर अन्या को अपनी बाहों में जकड़ उसे बस अपने करीब रखना चाहता था। उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था अन्या के करीब, और वही हाल अन्या का भी था। इतनी थकान वाले दिन के बाद अगर सुकून की बाहें मिल जाए तो ज़िंदगी की सारी चाह ही जैसे मिट सी जाती हैं। मोहब्बत में ऐसा जादू सा जो होता है। वहीं दूसरी तरफ इस सुकून की राह से कोसों दूर न्यूयॉर्क में एक आदमी 15 फ्लोर ऊंची मंजिल के बालकनी में खड़ा उस जगमगाते हुए शहर को खामोशी से देख रहा था। उसके बाहर जितनी खामोशी, उसके अंदर उतना ही तबाही मची हुई थी। जिस बात की खबर उसके आसपास रहने वालों को भी नहीं होती। वो ऐसे ही काफ़ी पलों तक वो खड़ा रहा। तभी उसके टेबल पर रखा फ़ोन पर कोई मैसेज आने का टोन बजता है। वो अपनी निगाहें अपने फ़ोन की तरफ घुमाकर टेबल की ओर बढ़ जाता है और फ़ोन उठा उसमें आए मैसेज को रीड करता है। और उसके चेहरे पर तो बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें ज़रूर लाल हो गई। वो कुछ पल बस उस मैसेज को घूर अपने सामने रखे पानी के जग में अपना फ़ोन डाल वापस शहर को देखते हुए नफ़रत वाले लहजे में कहता है, रुद्र राय चौहान।
रुद्र और अन्या बेड पर अपनी अपनी साइड पर लेटे हुए सो रहे थे, पर अन्या के बार बार करवट बदलने के कारण रुद्र की नींद उचक सी गई। वो मुड़कर अपने बगल में देखता है तो अन्या कुछ परेशान सी बार बार करवट बदल सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। रुद्र देखता है कि अन्या के हाथ बार बार उसके बैक और कमर पर जा रहे थे, जिससे देख उसे ये समझ आया कि अन्या को बैक में तकलीफ होने के कारण वो सो नहीं पा रही थी। रुद्र कुछ सोच अपने बगल वाले ड्रॉवर खोलता है और कुछ लेकर अन्या की तरफ मुड़ अपना हाथ झटके से आगे बढ़ा। उसे लेटे लेटे ही उसकी बाजू पकड़ अपने करीब कर उससे उसका सिर अपने सीने से लगा लेता है। अन्या को अपने दर्द के कारण कष्ट में थी। वो रुद्र के यूं करीब होने से एक पल मानो सब भूल अवाक सी रह जाती है। उसका दिल तो जोर से धड़कने लगता है। वो जैसे ही हड़बड़ाकर हिलने की कोशिश करती है कि रुद्र अपना दूसरा हाथ बढ़ा उसे वापस से अपने करीब कर धीमी आवाज़ में कहता है, हिलो मत। अन्या तो उसकी आवाज़ सुन जम सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसका दिल मानो उसके सीने से बाहर आने को मचल रहा था। रुद्र धीरे से अपना हाथ अन्या की कमर के पास ले जाता है। आज अन्या ने 2 पीस नाइट सूट पहना हुआ था, इसीलिए रुद्र हल्के से उसके टॉप को उठाता है और धीरे से अपनी उंगलियों को उसके मखमल जैसे नाजुक कमर को काफ़ी हल्के से छूता ही है। अन्या को तो मानो एक झटका सा लगता है। उसके पूरे बदन में अपनी एक बिजली सी दौड़ गई। वो हड़बड़ाते हुए अपना हाथ पीछे कर रुद्र के हाथ को रोक अपना सिर हल्का सा उठाकर रुद्र से झिझक भरी आवाज़ में कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र ये सुन एक नज़र अन्या को देख उसका सिर वापस अपने सीने से लगाकर गहरी आवाज़ में कहता है, तुम्हें रिलैक्स फील कराने की कोशिश। अन्या ये सुन कंफ्यूज में रुद्र को रोकने की कोशिश करते हुए कुछ कहती कि उससे पहले ही रुद्र ने उसे शांत करते हुए कड़क आवाज़ में कहा, एक और लफ्ज़ नहीं, सो जाओ। ये सुन अन्या के हाथ की पकड़ रुद्र के हाथ से ढीली होती है। वो खुद को रिलैक्स कर अपनी आंखें चुपचाप बंद कर लेती हैं। रुद्र फिर हल्का मुस्कुराकर धीरे से अन्या के कमर को छूते हुए अपना हाथ हल्का से उसकी पीठ की तरफ बढ़ाता है और फिर पीठ से उसके कमर तक काफ़ी आराम से उसकी सहलाता है। पहले तो अन्या रुद्र के हर चुनाव पर सिहर रही थी। उसके ठंडे हाथों का स्पर्श अन्या के रोम रोम में जैसे एक हलचल सी मचा रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर मीचने के साथ रुद्र के टी शर्ट को कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था, लेकिन कुछ ही पलों में जब उसे एहसास हुआ कि रुद्र को उसे तकलीफ़ का एहसास था और इसी वजह से वो उसकी मदद कर रहा है, तो अन्या को काफ़ी अच्छा लगा। उसे अब काफ़ी आराम सा मिल रहा था। इतने देर की बेचैनी और तकलीफ़ जैसे पल में गायब सी हो गई। वो कुछ ही पलों में खुद को रिलैक्स फील कर जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। रुद्र को प्यार से अन्या के कमर और पेट को सहला रहा था। जब उसके कानों में अन्या की गहरी सांसों की आवाज़ पड़ती है तो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता है। अन्या बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे रुद्र के सीने पर सिर रख काफ़ी आराम से सो रही थी। ये रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपना दूसरा हाथ आगे कर प्यार से अन्या के गालों को सहलाते हुए मन में कहता है, इडियट है ये भी, सारी दुनिया की तकलीफ़ की खबर रखती है लेकिन खुद की जैसे मानो कोई परवाह ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। फिर अन्या यूं ही कुछ पल देखते हुए वो आगे झुक उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। इतना बोल वो कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ले और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र को भी कुछ ही पलों में सुकून की नींद आ जाती है। सुबह का वक्त। अन्या जब सोकर उठती है तो रुद्र वापस से न बेड पर होता है न ही कमरे में। ये देख अन्या जल्दी से तैयार हुए जब नीचे आते हैं तो उससे नौकरों से पता चलता है कि आज रुद्र काफ़ी पहले ही ऑफिस चला गया था, किसी की ज़रूरी काम के वास्ते, और 2 में लौटेगा। ये सुन एक पल तो काफ़ी गुस्सा आता है कि दूसरे पल वो उदास हो जाती हैं। वो वापस कमरे में आ जाती हैं और बेड पर पड़े रुद्र के जैकेट को लिए उसे घूरते हुए शिकायत करते हुए कहती हैं, ये बिल्कुल गलत है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से अब नहीं चलेगी। पल में स्वीट हो जाते हो और पल में बेवफा। हाँ बेवफा ऐसे कोई करता है? कल रात तो मेरे बिना बताए आपको मेरा दर्द दिख गया और अब बिना बताकर ऐसे जाने पर मेरी नाराज़गी नहीं दिख रही है। लगता है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
एक मैं हूँ जो उम्मीद के लिए बेटी हूँ, और आप मेरी वो सोतन लैपटॉप लिए बैठे होंगे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि घर पर कोई आपसे नाराज़ होगा? पर नहीं, ये सब कहाँ याद रहने वाला है। ये नहीं, एक मैसेज कर मुझे बता देते या मुझे मिलकर जाते, पर नहीं, घर आने की ज़रूरत नहीं, और आए भी तो मैं ना आपसे बात नहीं करूँगी, देख लीजिएगा। अन्या ऐसे ही अपनी शिकायतों में लगी थी कि तभी उसके फ़ोन बजता है। अन्या ने खुशी से अपना फ़ोन उठाकर चेक करती है तो उसमें रुद्र का ही मैसेज आया होता है, जिसे देख अन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से उसे खोल पढ़ने लगती है। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, डोंट वरी, अपना ख्याल रखना। ये पढ़ तो अन्या का खिला हुआ चेहरा एक बार फिर उतर सा गया। वो कुछ पल तक तो वो मैसेज को घूरती हैं, फिर खुद से अपने लिए एक चपत लगाते हुए कहती हैं, क्या अन्या तू ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है उनसे एक रोमांटिक मैसेज का? देख, इससे कहीं से भी लग रहा है कि ये उन्होंने अपने वाइफ को भेजा है। ऐसा लग रहा है कि अपने पीए को भेजा है। फिर रुद्र की नकल करते हुए उस मैसेज को दोबारा पढ़ती हैं। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊँगा, डोंट वरी, अपना ख्याल रखना। फिर हल्का गुस्सा करते हुए कहती हैं, ये बिल्कुल ना समझने की, उनके खाने की जैसी उबली हुई सब्जी जैसा मैसेज कर मुझे मना सकते हैं। मैं अब भी गुस्सा हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा, और आज वाली हरकत पे तो अब कभी ना बात करूँगी, देख लेना। अगर किया तो मेरा नाम भी अन्या रुद्र राय चौहान नहीं। अन्या को खुद नहीं पता था कि वो इस कदर रुद्र को मिस करेगी कि बीवी वाली शिकायतें लिए बैठ जाएगी। ये शिकायतों में गुस्सा भी था, प्यार भी और नाराज़गी भी, पर तब तक जब तक उससे दूर रहने वाला इंसान उसके पास ना आ जाए। यही होती है रिश्तों के कड़ी में बंधी मोहब्बत। पूरा दिन आज अन्या उदास सी कमरे में ही रहती हैं। वो रुद्र को काफ़ी अब मिस करने लगी थी। उसे भी नहीं पता था कि कब उसकी याद उसकी तड़प में बदल गई। वो फ़ोन लिए बैठी थी कि रुद्र एक कॉल तो उसे करेगा, पर नहीं आया, क्योंकि रुद्र जहाँ गया था वहाँ वो किसी ने भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था। वहीं दूसरे दिन शाम का वक्त अन्या काफ़ी उदास सी हॉल में बैठी थी। तभी उससे एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुन अन्या आश्चर्य से उस आवाज़ को सुन सामने खड़े इंसान को देख अपनी बोए सिकोड़ सी जाती हैं। अन्या हॉल में रुद्र के ख्याल में उदास सी बैठी होती है कि तभी उसके कानों में एक घमंड में आवाज़ पड़ती है, ओहो, लगता है किसी का इस खिलौने से भी मन भर गया। अन्या जैसे ही आवाज़ सुन एक पल ही पहचान अपना सिर दरवाजे की ओर मोड़ कर देखती है तो जैसा उसका अंदाज़ा था वहाँ और कोई नहीं, समायरा कुटी मुस्कान लिए घमंड से अंदर आती हैं और हक और रौब से सोफे पर बैठ अन्या को एक काफ़ी कुटिल मुस्कान देती हैं। उसकी ये मुस्कान और बेपरवाही भरा अंदाज अन्या को काफ़ी अजीब सा लगता है। वो काफ़ी ध्यान से उसे देख समझने की कोशिश करती हैं कि आखिर क्या बात है। समायरा अपने आसपास नज़र दौड़ाकर तंज से कहती हैं, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? मेरी बात का जवाब नहीं है। उस दिन तो बड़ा हक कर रही थी, पहचान, औकात, सिंदूर एंड ऑल। अब क्या हुआ? एक दिन में ही अपनी कीमत पता चल गई क्या रुद्र की ज़िंदगी में? अन्या उसकी बात सुन हल्का हंसकर रहस्यमय अंदाज में कहती हैं, हमें अपनी कीमत का तो नहीं, लेकिन आपकी औकात का ज़रूर पता चल गया। समायरा उसके ये बोलने का मतलब न समझते हुए कन्फ्यूज से उसे घूर कर कुछ तेज़ आवाज़ में कहती हैं, क्या मतलब है? अन्या अपनी जगह से खड़ी होकर एक ठंडी आह भर उसे देख काफ़ी शांत लहजे में कहती हैं, मतलब ये कि 2 दिन पहले हुई मुलाकात आप इतनी जल्दी भूल जाएंगी, मुझे लगा नहीं था। और तो और फिर से यहाँ धमकेगी। समायरा उसकी बात सुन गुस्से में उससे घूरती है, फिर कुछ सोच एक नज़र सामने देख तुरंत अपना लिहाजा बदल लेती हैं। एक कुटिल मुस्कान बिखेर दिलदार बनते हुए कहती हैं, अरे अन्या, तुम मेरी पुरानी बातों को अब तक दिल पर लिए बैठी हो, पर देखो मैंने तो वो सारी कड़वी बातें कब की बुलाकर आज फिर तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे अपनी सारी अनजाने में हुई की गलती की माफ़ी भी मांगने। लेकिन तुम? अन्या उसके मुँह से अचानक माफ़ी सब सुनकर हैरान सी रह गई। उसने न जाने क्यों उसकी बातें उसके आंखों में छुपी अनदेखे लहजे में मेल खाती नज़र नहीं आ रही थी। अन्या कुछ कहते उससे पहले ही एक नौकर अन्या को किसी चीज़ की तैयारी दिखाने के लिए बुलाता है।
जिसे सुन अन्या उसे आने का बोल उसके वापस भेज देती है। फिर समायरा की तरफ मुड़ काफ़ी नरम भाव से कहती है, माफ़ करिएगा समायरा जी, हम अभी कुछ देर में आते हैं। आप एक काम करें, दादाजी से मिल ले, वो अपने कमरे में हैं। समायरा भी हाँ में सिर हिला काफ़ी अच्छे से अन्या को इट्स ओके बोल मुस्कुराकर दादाजी के कमरे की तरफ चली जाती है। अन्या को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके आने का मकसद और पल में उसके ताने से माफ़ी का असर अन्या को काफ़ी अजीब लग रहा था। ये सब सोच अन्या पागल सी हुई जा रही थी, इसीलिए वो अपना सिर झटक अपने काम के लिए चली जाती हैं। वहीं समायरा जाते जाते साइड में खड़े आकाश जी को ग्रीट करती हैं। आकाश जी भी नॉर्मली अपना सिर हिला देते हैं। समायरा तो किसी भी कीमत पर अन्या से माफ़ी नहीं मांगने वाली थी, लेकिन जब उसकी नज़र आकाश जी पर पड़ी तो उसने तुरंत ही अपना लहजा चेंज कर लिया। वो यहाँ करने आई थी उस चीज़ में किसी को अपने ऊपर शक नहीं करवाना चाहती थी। वहीं अन्या नौकरों को आज खाने का मेनू समझा और सारी तैयारियां देख शोकेस की तरफ जाती है। तभी एक नौकर आता है और अन्या से कहता है, मैम ये पूजा के बर्तन कहाँ रखूँ जो बड़ी मैम की पूजा में इस्तेमाल हुए थे। अन्या उसके हाथ में वो सारे बर्तन का बॉक्स देख उसे चेक करते हुए कहती हैं, अरे ये सारे धुल गए, आपने अच्छे से चेक कर लिया, कोई छूटा तो नहीं है। नौकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी मैम सब देख लिया है। अन्या एक चाबी देते हुए उससे कहती हैं, तो ठीक है, इसे तुम अंडरग्राउंड वाले सबसे लास्ट स्टोर में रख दो ध्यान से। वो नौकर हाँ में सिर हिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अन्या भी कुछ काम देख जैसे अपने कमरे में जाने को होती है कि उसकी नज़र एक कपड़े में छुपे किसी चीज़ पर पड़ती है। अन्या जब उसे उठाकर देखती है तो ये वही सेट का चम्मच था जिससे अभी अभी नौकर रखने गया था। अन्या उसे देख अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, ओहो ये यहीं रह गया, लेकिन नौकर तो जा चुका है, अब इसे क्या करूं, साथ में नहीं रखा तो ये कहीं गुम हो जाएगा, और ये तो माँ की शादी के वक्त के बर्तन हैं जिससे उनकी याद काफ़ी जुड़ी हुई है, क्या करूं, मैं खुद ही रख के आती हूँ। लेकिन वहाँ तो अन्या ये बोल कुछ सोचने लगती है, फिर जल्दी से खुद में डिसाइड कर खुद से कहती है, कुछ नहीं होगा, एक दो पल में कुछ नहीं होगा। अन्या तू झट से जाएगी और जल्दी से वहाँ से निकल जाएगी। इतना सोच अन्या अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जाने लगती हैं। स्टोर रूम वाले एरिया में थोड़ा कॉरिडोर लंबा था, इसीलिए वो उससे पास कर अंतिम कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। अन्या इस बात से बेखबर कि कोई है जो उसके पीछे नज़र रख रहा है। अन्या उस रूम के सामने खड़ी हो चाबी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। वहाँ काफ़ी धूल जमी थी, इसीलिए अन्या अपनी साड़ी से खुद को कवर कर जल्दी से उस बॉक्स को ढूंढ जैसे ही चम्मच रख मुड़ती है तो वो शौक ही रह जाती हैं। दरवाज़ा बंद था। अन्या जल्दी से भागकर उस दरवाजे के पास आकर खोलने की कोशिश करती है तो बाहर से ही लॉक होता है। ये देख अन्या काफ़ी ज़्यादा घबरा सी जाती है। वो घबराते हुए दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ आसपास उसकी चीख सुनने को कोई मौजूद नहीं था। वो चीखते हुए कहती है, कोई है, कोई है, कोई खोलो इसे, ये बंद कैसे हो गया, कोई मदद करो मेरी, खोलो इसे। अन्या का अब डर से हालत ख़राब हो रहा था कि आगे जो उसके साथ होने वाला था ये उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक था। अन्या अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था उसकी हेल्प के लिए। अन्या के माथे पर अब पसीना आने लगा था। वो खुद को अपनी साड़ी से कवर कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। एक्चुअली अन्या को न अंधेरे से डर लगता था न ऐसे बंद कमरों से, और वहाँ वेंटिलेशन भी थी तो सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल प्रॉब्लम तो बेचारी अन्या के साथ उसकी बरसों पहले की बीमारी थी, जो खुद को काफ़ी अच्छे से कवर कर खुद बचने की कोशिश करती है, लेकिन 5 मिनट बाद अन्या को अपनी हालत बिगड़ती नज़र आने लगती है। अन्या अपना हाथ पाँव और चेहरे को छूकर खुद को महसूस करती है। उसकी एलर्जी अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। एलर्जी जो अन्या के लिए ज़िंदगी और मौत में चंद पलों में बदल जाती है। अन्या को पुराने कमरों की जमी हुई धूल से एलर्जी थी। वो इतने भयंकर थे कि कुछ आधे 1 घंटे में उसकी जान लेने के काबिल थी। उसका गोरा बदन पूरी तरह लाल हो चुका था और साथ ही शरीर पर अब गर्मी की भांति तपन
उस पर रेसेस आने शुरू हो चुके थे। उसका पूरा बदन मानो आग की तपिश में दहक रहा था। उसके दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ होने को आई थी, जिससे अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। अन्या के लिए ये पल सच में काफ़ी नाजुक होते हैं। सारिका जी तो अन्या को ऐसी जगह पर कभी न भेजती न आने देती थी, क्योंकि जब अन्या 5 साल की थी तो ऐसी जगह पर फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान जाने से पहले ही केवेंद्र जी ने उसे ढूंढकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे। तभी डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें अन्या के इस एलर्जी का ख्याल रखना है और कभी भी ऐसी जगह पर इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने देना है और मेडिसिन 1 डोज लेना है हर महीने, जो अब अन्या के काफ़ी महीने से मिस थी, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। वो ज़मीन पर न गिरे, आंखें बंद होने से रोक बस मुश्किल से कहती हैं रुद्र। वही रेहान और तविश सब घर पर आ गए थे और हॉल में ही बैठे थे। वहीं आकाश दी, दिग्विजय जी भी बाहर आ चुके थे और साथ ही समायरा भी उनके साथ बैठी हुई थी। रेहान का तो समायरा को देख मुंह सा बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस उसे इग्नोर किया। सब अपनी अपनी बातों में लगे थे और वहीं समायरा भी मुस्कान जाते नहीं जा रही थी। वो बस अपनी घड़ी को एक टक देख रही थी, जैसे कुछ होने का इंतज़ार कर रही हो। तभी घर के बाहर एक साथ तेज 5 कार रुकने की आवाज़ आती है और सबसे पहले जियान उसमें से जल्दी से निकलकर जैसे ही पीछे का दरवाज़ा खोलने को बढ़ता है, उससे पहले ही रुद्र हड़बड़ाते हुए जल्दी से खुद की कार का दरवाज़ा खोल अंदर की ओर लगभग भागते हुए अंदर हॉल में आता है। सबको देख आसपास ढूंढते हुए घबराई हुई टोन में कहता है, अन्या कहाँ है? सब तो अचानक ऐसे रुद्र को जल्दबाजी में आते देख हैरान थे कि उन्होंने उनके सवाल पूछने पर सबकी भौहें सिकुड़ गई। रेहान जल्दी से आगे बढ़ कहता है, भाई क्या हुआ और भाभी के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो अपने कमरे में होगी। रेहान का इतना कहना कि रुद्र जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है और जल्दी से कमरे में जाकर अन्या को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। अन्या उसे कहीं नहीं मिलती। वो ऊपर आसपास सब जगह ढूंढता हुआ जैसे नीचे जाने को होता है कि जियान उसके पास आकर कहता है, बॉस मैम पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही हैं और गेट्स के गार्ड ने भी कंफर्म किया है कि मैम कहीं बाहर नहीं गई हैं और न ही घर के बाहर आई हैं। रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, सीसीटीवी। जियान ये सुन तुरंत कहता है, बॉस किसी ने जानबूझकर कुछ वक्त के लिए हमारे सीसीटीवी नेटवर्क को जैम कर दिया था, सिर्फ उसी वक्त के लिए जब मैम गायब हुई थी। ये सुन जैसे रुद्र का दिल घबरा गया। वो अपना सिर पर एक हाथ रख और दूसरा कमर पर रख कुछ सोचते हुए घबराई हुई टोन में कहता है, कहाँ हो तुम? क्यों मुझे डरा रही हो? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। क्यों मेरा दिल कुछ वक्त से ऐसे घबरा रहा है जैसे तुम मुझसे दूर हो रही हो? कहाँ हो तुम? इतना सोचते वो अन्या के लिए परेशान हुए सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में जैसे कुछ आता है। वो जियान को देख इशारा कर जल्दी से अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ के सेक्टर एरिया में रखे लैपटॉप को निकालकर उस पर अपनी उंगली काफ़ी जल्दी से थिरकाता है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सभी भी ये खबर मिल गई थी कि क्यों रुद्र अन्या को परेशान सा अचानक ढूंढ रहा था। सब काफ़ी घबरा गए, पर वहीं समायरा का तो रुद्र को देख कर ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। समायरा के माथे पर पसीने के बादल छाए हुए थे। उसे अब अपने आने वाले कल के लिए मानो डर सा लग रहा था। उसे तो खबर ही थी कि रुद्र 2 दिन के बाद आएगा, तो अचानक कैसे? कुछ ही वक्त में रुद्र जल्दी से नीचे आता है। उसके पीछे जियान भी था। सारे घर वाले परेशान से कुछ पूछ पाते कि उससे पहले ही रुद्र अंडरग्राउंड वाले एरिया में जाता है और स्टोर रूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ पहले उससे खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉक था, जिसे देख वो जियान की तरफ मुड़ अपना हाथ बढ़ाता है। जियान झट से अपने पैंट के नीचे से गन निकाल कर रुद्र के हाथ में देता है। रुद्र तुरंत ही गन लोड कर एक हाथ से 6 गोलियां दरवाजे के लॉक पर फायर करता है। अब तक सारा परिवार और समायरा खुद वहां आ चुकी थी। रुद्र के एक्शन और उसके एक्सप्रेशन इस वक्त इतने डार्क थे कि कोई भी डर से कांप जाए। रुद्र झट से एक लात मार दरवाज़ा तोड़ देता है, पर जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सामने देख वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो सामने ही उससे अन्या
ज़मीन पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है। एक पल मानो उसे ऐसे देख रुद्र का दिल घबरा सा जाता है। वो जल्दी से अंदर भागकर अन्या का सिर अपनी बाहों में उठाकर उसके चेहरे पर हल्का थपथपाता हुए उसे आवाज़ देता है, वाइफी क्या हुआ तुम्हें, उठो वाइफी वेकअप। अब तक सारे घर वाले भी अंदर आकर अन्या की यह हालत देख दंग रह जाते हैं। सबकी नज़र अन्या के चेहरे, गर्दन, हाथों पर जाती है जो पूरा लाल हुए जा रहा था और साथ ही उस पर निशान भी आ गए थे। दिग्विजय जी परेशान होते हुए कहते हैं, रुद्र ये अन्या को क्या हो गया, उसकी हालत ऐसी। रेहान भी परेशान सा अन्या का हाथ पकड़ उसे कहता है, भाभी उठो, क्या हो गया है आपको। रुद्र की तरफ देख घबराए टोन में कहता है, भाई देखो ये निशान कैसे हैं भाभी के शरीर पर। रुद्र की नज़र भी उन निशानों पर पड़ती है। आकाश जी भी परेशान सा कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये सब छोड़ो, हमें पहले अन्य यहाँ से लेकर जाना चाहिए। यहाँ कहीं उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और उसकी हालत हो गई हो। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना बोल वो अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। रुद्र भी बिना समय गंवाए अन्या को अपनी बाहों में ले वहाँ से बाहर आता है। सब उनके पीछे परेशान सा भागते हैं। रुद्र हॉल में आते ही उसे सोफे पर लेटाता है। तविश जल्दी पानी का गिलास रुद्र को देता है। रुद्र पानी के छींटे अन्या के चेहरे पर मारता है, पर अभी भी अन्या को होश नहीं आता, जिससे सब काफ़ी घबरा जाते हैं। रुद्र बेचैनी से पानी के छींटे मारते हुए कहता है, उठ जाओ ना प्लीज़, उठ जाओ प्लीज़। आकाश जी सबको देख फिर रुद्र से कहते हैं, रुद्र यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, हम अन्या को अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आकाश ये बोलने से सब सहमति में सिर हिलाते हुए रुद्र से कहते हैं, लेकिन तभी पानी के लगातार छींटे से अन्या की पलकें हिलने को हुई और साथ ही उसकी आंखों में हलचल होने लगी। ये देख सब में से एक उम्मीद सी जागने लगी। रुद्र खुश होते हुए अन्या का चेहरा थाम के कहता है, उठो, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास, आंखें खोलो अपनी। अन्या भी अपनी आंखें हल्की हल्की खोल धुंधली नज़रों से सामने देख लंबी सांसें लेती है। उसे साफ समझ नहीं आया, पर वो कुछ नहीं आ रहा था, पर इतना एहसास था कि उसने अपना हाथ इस तरफ थामा, वो रुद्र है। अन्या के होठ खुद में कुछ हिलने लगते हैं, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। ये देख रुद्र झट से अपना कान उसके होठों के पास ले जाते हुए कहता है, हाँ कहो, क्या कहना है। अन्या के फुसफुसाहट भरी दबी आवाज़ को सुन रुद्र को जैसे कुछ याद आता है। वो झट से बिना कुछ कहे अन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता है। ये देख सबको काफ़ी अचंभा सा लगता है कि रुद्र अन्या को हॉस्पिटल की जगह ऊपर क्यों ले जा रहा है। आकाश जी और रेहान रुद्र को आवाज़ें भी देते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर कर अन्या को अपनी बाहों में भर जल्दी से ऊपर की ओर ले जाता है। रेहान परेशान सा जैसे ही रुद्र की ओर बढ़ने लगता है कि दिग्विजय जी अपनी भरी आवाज़ में से रोकते हुए कहते हैं, रेहान रुक जाओ, रुद्र के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेहान दिग्विजय जी के रोकने पर उनकी तरफ हैरानी से देखता है, लेकिन दादाजी वो भाभी कमरे में ले गए हैं, जबकि अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दिग्विजय जी ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख एक अंतर्विश्वास से कहते हैं, उसे पता है वो क्या कर रहा है और इस वक्त उसके पानी के लिए, उसकी पत्नी के लिए जो बेहतर होगा वो वही करेगा। आज सवाल तुम्हारी भाभी इस घर की बहू की नहीं, बल्कि रुद्र की नज़रों में उसकी पत्नी का है। दिग्विजय जी की बात सुन सब वहीं रुक गए। आज दिग्विजय जी ने पहली बार रुद्र को इस तरह बेकरार देखा। परेशान था वो भी अन्या के लिए। उसकी आंखों में उन्होंने वो मोहब्बत देखी थी जो अब रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। वो मन में बस सब ठीक होने की दुआ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अन्या को अपने कमरे में लेकर आया था और सीधा वॉशरूम में उसे लेकर गया और अन्या को अपनी बाहों से आराम से नीचे खड़ा कर उसे अपने सीने से ही लगाए। एकदम ठंडे पानी का शावर ऑन कर वो बिल्कुल उसके नीचे खड़ा हो गया। अन्या अचानक इतने ठंडे पानी के खुद पर गिरने से एकदम अंदर से कांप सी गई और रुद्र का शर्ट को पकड़ उसके सीने में मानो छुप सी जाती है। रुद्र ने भी अन्या को अपनी बाहों में भर रखा था। अन्या का शरीर
अंदर से मानो जल सा रहा था गर्मी के कारण। और जब ठंडे पानी की बूंदें उसे बंधन को छू रही थी तो उसे अब बेहतर लगने लगा था। उसके दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ थी। उसके होंठ मानो आग में जल से रहे थे। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद अन्या धीरे से अपनी अध खुली आंखें खोलने की कोशिश करते हुए अपना सिर उठाती हैं। रुद्र भी अन्या को हिलते हुए देख अपना सिर नीचे कर उसे देखने लगता है। दोनों इस वक्त सावर के नीचे भीग से रहे थे। अन्या की निगाहें रुद्र की आंखों से जा मिली और उसे होते हुए उसके नाक से होते हुए उसके होठों पर जा रुकी। रुद्र के माथे से होते हुए उसकी आंखों से उसके चेहरे को भिगा पानी की बूंद उसके होठों से पिसाल रही थी। अन्या बिना समय गवाए रुद्र की कॉलर कसकर पकड़ उसे हल्का नीचे कर खुद उसके टॉइंट पर खड़ी होकर उसके होठों के करीब बढ़ती है और धीरे से काफ़ी हल्के से अपने होठों से उसे छूती है। अन्या को यह एहसास काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अंदर की हलचल जैसे और ही की मांग में मचल रही हो। रुद्र को तो समझ नहीं आता पहले कि अन्या क्या करना चाहती है, लेकिन उससे उसके होठों के हल्के स्पर्श से कुछ होने लगा था, जैसे वो भी उसके प्यास में बैठा हो। रुद्र को तो इस पल में मानो जम सा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अन्या कुछ ऐसा करेगी। उसका दिमाग मानो ब्लैक सा हो गया था। इस फीलिंग को महसूस कर उसके बॉडी में कोई हलचल नहीं थी सिवाय उसके दिल के धड़कनों के। वही अन्या रुद्र के होठों को सॉफ्टी चूमते हुए हल्की वॉइड होते हुए जा रही थी। वो इस कदर खो सी गई कि उसने 2-3 बार उसे हल्का बाइट भी कर लिया, जिससे रुद्र के अंदर की एक्साइटमेंट जागने से लगा था। पर उसने काफ़ी हद तक खुद को रोक रखा था, क्योंकि वो ऐसे एक बार फिर बिना अन्या की मर्जी के उसे हर्ट नहीं कर सकता था। इस वक्त अन्या अपने पूरे होश में नहीं थी। वो बस सिर्फ अपने अंदर की जलन को कम करने के लिए रुद्र का सहारा ले रही थी। तो दोस्तों, जब पता चलेगा रुद्र को कि अन्या के साथ ये सब किसने किया था तो क्या होगा, हम जानेंगे अगले भाग में। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।